हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मस्त। चलो देखो स्टूडेंट्स, 11वीं का भूगोल है, 11th क्लास ज्योग्राफी है, भूगोल है 11वीं का। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या था, एक ही बुक थी, लेकिन आरबीसी ने इस साल से क्या क्या चेंज कर दिया है, यानी कि हमारे पास अब एनसीईआरटी का कोर्स आ गया स्टूडेंट्स। तो आपको 2 किताबें मिलेंगी। पहली किताब जो है आपकी भौतिक भूगोल के सिद्धांत इस नाम से है, और दूसरी किताब जो है भारत का भौतिक पर्यावरण। भारत का भौतिक पर्यावरण। तो 2 किताबें हैं हमारे पास, भौतिक भूगोल के सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण। तो दोनों किताबों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और पहले बात करेंगे हम लोग भौतिक भूगोल के सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण। ये दोनों किताबें हैं भूगोल के अंदर, आपको ये पढ़ने को मिलेगी। एनसीईआरटी किताबें स्टूडेंट्स पहले चला करती थी, ये 3-4 साल पहले, 3-4 साल से क्या आरबीसी का कोर्स आया था। एक ही किताब थी और उसके अंदर ही 2 भाग थे उसके, भौतिक भूगोल के सिद्धांत और एक किताब में था। लेकिन अब क्या हुआ, दोनों अलग अलग कर दी। ठीक है, तो भूगोल के बारे में हम लोग बात करेंगे इन बुक्स के अकॉर्डिंगली। भूगोल क्या है, किस तरीके से हुआ है, सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए जो है धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि भूगोल क्या है, किसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो देखिए, भूगोल जो है वो क्या है, भूगोल से क्या मतलब है, भूगोल का क्या तात्पर्य है, तो ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग भूगोल क्या है। तो देखो, अनेक विद्वानों ने इसकी कई तरह से बातें बताई है भूगोल के बारे में कि भूगोल ये है, भूगोल वो है, भूगोल। तो सीधा सा इसका मतलब ये है, भूगोल का मतलब क्या है, भूगोल क्या, कौन सा विषय है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो भूगोल देखो, वातावरण और उस वातावरण और पृथ्वी पर निवास करने वाले वातावरण और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, वो क्या कहलाता है, आपका भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो वातावरण और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य जो भी क्या नाम के बारे में जो भी जानकारी हम लेंगे, किससे लेंगे, किस विषय से लेंगे स्टूडेंट्स, वो भूगोल से लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई वातावरण क्या है। तो वातावरण का मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये वातावरण में आ जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे जल, वायु, हिमनद, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, मिट्टी, वनस्पति, वायुमंडल, जल, वायु, हिमनद, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, मिट्टी, वनस्पति, वायुमंडल और पर्यावरण। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, ये मैंने यहाँ लिखी है, इनके बारे में अध्ययन हम किसमें करते हैं, वातावरण के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक भूगोल में यही चीजें हैं। भौतिक भूगोल में क्या होता है, जो भौतिक चीजें आपको दिखाई देती है, पृथ्वी पर जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, उन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं, किसमें, भूगोल में करते हैं। जैसे जल के बारे में बात करूँ, कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा से प्राप्त होता है सब।
वर्षा से प्राप्त होता है। तो ये जल हमारे क्या काम आता है साहब, सिंचाई के लिए भी काम आता है, पीने के पानी के लिए भी काम आता है, और उद्योग धंधों में भी काम आता है। अच्छा, फिर जल से हम लोग क्या, जल कौन कौन से काम करता है? जल साहब दो तरह के काम करता है, एक तो कई चीज़ों को नष्ट करता है, ठीक है, और कई चीज़ों को बनाता भी है। फिर वायु की बात करेंगे। वायु क्या है? गैस क्या होती है, गैस किस तरीके से होती है, हवा किस तरीके से चलती है, हवा से क्या काम होते हैं, हवा कौन कौन से का है जो क्रियाकलापों करती है, इस हम लोग इस हवा या वायु में बात करेंगे। हिमनद क्या होते हैं, हिमनद की जो संरचना कैसी होती है, हिमनद कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम लोग हिमनद में करेंगे। पर्वत क्या होते हैं, पर्वतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सब बात पर्वत में आ जाएगा आपको। पठार किसे कहते हैं, पठार में क्या चीज़ है, तो ये सारी पठार में आ जाएगी। मैदान किसे कहते हैं, मैदान कितने प्रकार के होते हैं, मैदान कैसे बनते हैं, ये मैदानों के बारे में हो गया। घाटियाँ किसे कहते हैं, घाटियाँ कितने प्रकार की होती है, घाटियों में क्या क्या चीज़ होती है, ये आ जाएगी। है इसके अलावा मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन कौन सी गुण अवगुण होता है, ये सब मिट्टी में करेंगे बात हम लोग। वनस्पति में क्या होता है, वनस्पति के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ये हम लोग वनस्पति पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब है मेरा आपसे कि धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें धरातल पर आपको दिखाई देती हैं उन सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, भूगोल में करते हैं। अब देखो भूगोल के अगर मैं टुकड़े करूं भूगोल शब्द के, तो क्या आएगा, भूगोल। भू का मतलब क्या होता है, धरातल, पृथ्वी, और गोल का मतलब है इसका आकार से आ जाएगा, यानी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो भूगोल शब्द जो है इसकी सही व्याख्या जो है हमारे विषय की नहीं कर पा रहा। भूगोल जो शब्द है ये सही व्याख्या हमारे विषय की नहीं कर पा रहा। तो इसको दूर करने के लिए क्या हुआ कि इसको दूर करने के लिए एक देश है हमारे संसार के अंदर जिसका नाम है यूनान। क्या नाम है, यूनान देश का नाम है। तो यूनान जो देश है इसकी सभ्यता जो थी स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय तक टिकी रही। बाकी इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई, मगर इसकी सभ्यता लंबे समय तक क्या रही, टिकी रही। इतने लंबे समय तक यूनान की सभ्यता जो टिकी रही, तो यहाँ भी जो है विषयों की खोज के बारे में, उनके संबंधों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रही। तो यूनान के अंदर एक सबसे पहले भूगोल के बारे में जो बात करने वाला जो विद्वान आया वो था महाकवि होमर। महाकवि होमर, होमर क्या था, एक कवि था। क्या था, कवि था। इसने ट्रोजन वार, उस समय एक युद्ध हुआ था ट्रोजन वार के बारे में जो है अपने 2 ग्रंथ लिखे थे। इसके ग्रंथ बड़े फेमस रहे भाई। एक का नाम था इलियड और एक का नाम था ओडिसी। इलियड और ओडिसी नाम से 2 ग्रंथ लिखे। तो 2 ग्रंथ जो थे ये होमर के द्वारा लिखे गए और ये कविता, इसने कविताएं की, साहित्यिक रूप में पृथ्वी का वर्णन किया इसने उस समय, साहित्यिक रूप में वातावरण के बारे में बताया अपने इन ग्रंथों के अंदर, इलियड और ओडिसी। अब आपको पता है कवि तो कवि होते हैं, इनकी कल्पना का कोई छोर ही नहीं है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो रवि भी नहीं पहुँच सकता, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर कवियों की कल्पना पहुँच जाती है। तो कवि था साहब होमर। तो होमर कवि था तो इसकी कल्पना भी अथाह थी, अथाह रूप में इसने कल्पनाएं कर दी और पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी। इसने क्या बताया, इसने कहा कि जो ये आकाश आप देख रहे हैं, ये आकाश जो है ये खंभों पर टिका हुआ है, इस खंभों पर टिका हुआ है। बताओ कि ये आकाश जो है खंभों पर टिका हुआ है। अभी कोई बात हुई क्या, खंभे थोड़ी होते कोई, लेकिन इसने तो कह दिया कि भाई कवि था, तो कवि कुछ भी कह सकता है, कल्पना से परे होता है, कल्पना की शक्ति भयंकर होती है इनके अंदर। तो खंभों पर टिका हुआ बता दिया, और खंभे भी जैसे बताया, खंभे के बारे में बताया कि इन खंभों को जो पावर देता है ना, वो एक देवता देता है, एटलस देवता। यूनान का देवता है एटलस। एटलस जो देवता है ये क्या करता है, इन खंभों को शक्ति देता है, पावर देता है। नहीं तो इतना बड़ा आकाश को कैसे झेल पाएंगे खंभे, ठीक है। तो ये बता दिया इसने एटलस। और इसने सूर्य के बारे में क्या बताया, सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य जो रोजाना उगता है छिपता है ना,
ये हमारे चारों तरफ एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है। वो इतनी बड़ी नदी है कि उसी में से सूरज उग जाता है और जैसे रात होती है उसी में छिप जाता है। ऐसा बताया किसने? सूर्य के बारे में, होमर ने है। तो सूर्य के बारे में भी इसकी कल्पना शक्ति असीम थी। कवि था, कवि तो साहित्यिक प्रवृत्ति के होते हैं साहब, कुछ भी कह सकते हैं। सूर्य को बता दिया साहब सरिता से निकल रहा है, उसमें डूब गया। इसने 4 दिशाओं से 4 प्रकार की हवाएं और बताई। जैसे आज आप देखते हैं ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उस समय उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नाम तो थे ही नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, शुरुआत की बातें हैं, हजारों सालों पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये होमर की स्टार्टिंग मानते हैं भूगोल का। इससे उसने 4 दिशाओं से 4 तरह की हवाएं बताई। नाम सुन के बड़ा आपको आश्चर्य होगा। नोट्स, बोरस, जेफरस और ह्यूरस। ये लो, ये 4 दिशाओं से 4 तरह की हवाएं और बता दी इसने कि नोट्स हवा होती है, बोरस हवा होती है, जेफरस हवा होती है और ह्यूरस हवा होती है। ये चार हवाएं चारों दिशाओं से आती हैं, ऐसा इसने बताया। अब ये भी कोई होने वाली बात है क्या? लेकिन नहीं, कह दिया इसने, तो कवि था। अब भूगोलकार कवि का कोई तालमेल ही नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जो स्रोत हैं भूगोल के बारे में, प्रारंभिक जो वर्णन है भूगोल के बारे में, प्रकृति का जो वर्णन करने वाला विद्वान है वो होमर ही है। तो जब कभी भी हम लोग भूगोल की उत्पत्ति के विषय में पढ़ते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो होमर का नाम सबसे पहले आएगा ही आएगा। आई बात समझ? फिर बात करते हैं आगे कि भाई होमर चला गया, होमर के बाद में जो है एक विद्वान आया थेल्स। थेल्स जो विद्वान था, इसने भी भूगोल में बहुत अपना क्या दिया, योगदान दिया। और इसने एक गणित जो आती है, ज्यामितीय गणित होती है ना, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स सिस्टम बोलते हैं, तो भूगणित का क्या किया इसने, स्थापना की। ये ज्योतिषी था भाई, एस्ट्रोलॉजिस्ट था ये, ठीक है, खगोल शास्त्री था और नक्षत्रों के बारे में इसको बहुत ज्ञान था थेल्स को। तो भूगणित के बारे में भूगणित की इसने स्थापना की और अपने गणित के आधार पर ही क्या करता था ये, कि थेल्स जो है वो कुछ कल्पनाएं कुछ जो है वो करता था और उससे जो सॉल्यूशन निकाल लेता था थेल्स। तो थेल्स के बारे में आपने सुना भी होगा 10th क्लास में कि इसकी प्रमेय भी चलती है, थेल्स की प्रमेय। अगर आपने कभी पढ़ा हो 10वीं क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा होगा अगर क्या पिछली क्लास में आया होगा आपकी प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स की प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो थेल्स